हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बोलता हूं कि आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर आप जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अप्रैल में एग्जाम आने वाला भी है, और इसके अलावा अगर आप नाटा को भी टारगेट कर रहे हो तो नाटा के पीवाईक्यूज को भी देखो। जितना भी अवेलेबल इंटरनेट पे आपको पेपर्स मिलते हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करो, सॉल्व करो। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो, राइट? क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एनालाइज किया सारे पेपर्स को और आपके लिए मैंने एक टॉपिक निकाला आज जिसका नाम है कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स। कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे नाटा जेईबीआर पेपर 2 में हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे टर्म्स क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इन सारे टर्म्स को एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट? और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टर्म है स्लैब। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये स्लैब है वो होता क्या है, और क्या जिस फ्लोर के ऊपर हम खड़े हैं क्या वो एक स्लैब है, या फिर जो सीलिंग है वही एक स्लैब है, जो हमारी रूफ है क्या उससे वही स्लैब है। तो देखो, स्लैब आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो आप एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो वो सब जो आपका फ्लोर है वो भी क्या है, वो भी एक स्लैब है, राइट? तो आपको बस समझना है कि स्लैब बेसिकली क्या होता है। स्लैब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, जैसे आप यहाँ पे देखो, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें कॉलम्स दिख रहे हैं और ये हमारी जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इस रेक्टेंगुलर सरफेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैब। ओके, तो ये भी हमारा क्या है। अब ऐसा नहीं है कि अगर इसके अंदर वेफल्स बने हैं, वेफल्स क्या है, ये जो स्क्वायर शेप के आपको जो हॉलो स्पेसेस दिख रहे हैं इनको हम वेफल्स कहते हैं। तो अगर वेफल्स आपको दिख रहे हैं तो आप ऐसे नहीं हो ये स्लैब नहीं, ये भी आपका एक स्लैब है। ओके, तो स्लैब क्या होता है, स्लैब इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? अब देखो, अब स्लैब जो होता है उसकी थिकनेस आपके बीम की थिकनेस से हमेशा कम होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके बीम्स की थिकनेस कम है और आपके स्लैब की थिकनेस ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? आपका जो बीम होगा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी एंड स्लैब जो होगा उसको थिकनेस कम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ थिक फ्लैट पीस ऑफ मटेरियल। अब देखो, अब ये जो है आपका मटेरियल कौन सा है, ये आपका मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरसीसी। तो क्या इसका मतलब है कि सर आरसीसी से स्लैब बनेगा? नहीं, स्लैब आपका पीसीसी भी हो सकता है, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो भी आपका स्लैब है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है उससे भी आप स्लैब बना सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका फ्लोर है ये भी एक स्लैब है, राइट? जो आपका ये सीलिंग वाला पार्ट है ये भी आपका क्या है, स्लैब है। तो जितना भी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा दे ऑल आर नोन एज स्लैब। बीम, अब ये बीम क्या होता है, तो देखो स्लैब अगर आप रखोगे, राइट, तो स्लैब आपने रखना है। अब स्लैब के नीचे मैंने आपको बताया था कि आपके बीम्स होते हैं। तो ये देखो, बीम आपको दिखते कैसे हैं, ऐसे। तो स्लैब क्या था, वो भी हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और बीम क्या है, बीम भी हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। फर्क दोनों में क्या है कि स्लैब का थिकनेस हमेशा कम होगा और बीम की थिकनेस हमेशा ज्यादा होगी। उसके अलावा आप देखोगे कि जो बीम है, अगर हम इसके बात करें तो बीम आप देखोगे कि वो क्या कर रहा है, वो स्लैब के लोड को अपने ऊपर ले रहा है। ओके, तो स्लैब क्या करती है, अपने लोड को बीम पर ट्रांसफर करती है। और ये जो बीम है ये एक वर्टिकल मेंबर से कनेक्ट होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो बीम अपना लोड ट्रांसफर करता है इस कॉलम को। ओके, सो दिस इज योर बीम। तो बीम आपका क्या है, तो बीम होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर जो कॉलम से कनेक्टेड होगा, जिसके ऊपर स्लैब रेस्ट करेगी। अब आप यहां पर देखो, यहां पर मैंने आपको एक कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल दिया है। अब ये कैंटिलीवर बीम क्या है, तो ये पार्ट मेरा क्या है, बीम है। ओके, अब कैंटिलीवर का मतलब क्या है, वन एंड इज फिक्स। तो ये वाला इसका एंड क्या हो गया, मैंने फिक्स कर दिया, और वन एंड क्या है, फ्री। तो जिस बीम का वन एंड फिक्स होता है और वन एंड फ्री होता है उसको हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, राइट? तो ये मेरा सिंपल बीम है, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है।
अब ये मेरा फिक्स बीम है क्योंकि दोनों साइड मैंने सपोर्ट दिया, तो ये है आपका फिक्स्ड बीम। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म वी हैव इज कॉलम। काफी सारे स्टूडेंट्स को कॉलम में कंफ्यूजन होती है कि सर ये क्या है, दिखता कैसा है। तो देखो अच्छे से देख लो, कॉलम जो है आपका क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है। शेप को लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर गोल होगा, सर्कुलर होगा, ऑक्टागोनल होगा। इसका जो शेप है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। वो आपका सर्कल के शेप में हो सकता है, राइट, सर्कुलर फॉर्म हो सकती है, या फिर वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में वो आपका हो सकता है। ये आपका क्या है, कॉलम है। तो कॉलम आपको याद रखना है, कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर। तो ये सब आपकी क्या है, कॉलम। अब यहाँ पे देखो कॉलम को हम कास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है, शटरिंग लगाई है। और कॉलम को आप देख रहे हो ना कि शटरिंग के अंदर हमने क्या करा है, शटरिंग के अंदर हमने फिट किया है आपका रीइंफोर्समेंट, राइट, यानी कि हमने सरिया लगाई है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, सरिया को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो अगर मैं उसका आप एक प्लान देखोगे तो वो आपको ना ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा रीइंफोर्समेंट बार्स है। तो आप क्या करोगे, फोर कॉर्नर्स पे आप फोर आपने रख दी रीइंफोर्समेंट बार्स, बाकी के जो सेंटर है उनमें भी आप रीइंफोर्समेंट बार्स देते हो। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो मिनिमम 8 आप देते हो। 8 भी आप दे सकते हो, अगर आप मिडिल वन को स्किप करना चाहते हो तो उनको भी आप स्किप कर सकते हो, बट 4 तो आपको देना ही देना है, राइट। ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, लोड कितना उनको ट्रांसफर करना है। तो बेसिकली दिस इज योर कॉलम। सिल एक ऐसा टर्म जिसको लेकर स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, माथे पर पसीना आ जाता है उनकी कि सर सिल क्या होता है। सिल में, लिंटल में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा। तो इसको क्लियर कर देता हूँ, माथे का पसीना आप लोग पोंछ लो, ठीक है। तो सिल अब क्लियर होने वाला है। तो देखो सिल बेसिकली क्या होता है, तो सिल आप सबसे पहले ये मान के चलो कि ये एक हॉरिजेंटल बीम होता है, ओके। एक हॉरिजेंटल फ्लैट बीम होता है। कैसे कि देखो अब मुझे एक विंडो बनाना है, ओके। तो ये मेरा विंडो है। अब इस विंडो को मुझे कहीं पर रखना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एक फ्लैट सरफेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे एक बीम प्रोवाइड कर दिया, राइट। बीम के फॉर्म में कर सकते हो, स्लैब के फॉर्म में भी कर सकते हो, ओके। तो जो आपका सिल है वो एक फ्लैट स्लैब भी जैसा हो सकती है और एक बीम जैसा भी हो सकता है, ओके। तो अब ये मेरा क्या है, इसी फ्लैट स्लैब को या फ्लैट बीम को आप कहोगे सिल। अब क्योंकि यहां पर मैंने क्या यूज किया है, एक स्लैब यूज किया है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिल स्लैब, ओके। तो आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि अगर मुझे एक विंडो प्लेस करनी है तो मुझे एक विंडो को रखने के लिए नीचे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उसी प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं सिल, ओके। ऐसे बोलना जरूरी नहीं है कि सिल स्लैब या सिल बीम, ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। आप सिल बोलोगे तो समझ जाओगे कि वो पार्ट जिस पर आपका विंडो रेस्ट करेगा, जिस पर आप विंडो को प्लेस करोगे। सो दिस इज योर सिल। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये पार्ट क्या है आपका, ये आपका सिल है, ये वाला पार्ट, ओके, जिसके ऊपर ही हमारी विंडो क्या कर रही है, हमने उसको प्लेस करा है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। सो दिस इज योर सिल। अब यहाँ देखो तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जो व्हाइट वाला आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, दिस इज योर सिल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिल आपका कहाँ होता है, विंडो जहां से स्टार्ट होता है वहां पर, जिसके ऊपर आप विंडो को प्लेस करोगे, उसको एक प्लेटफॉर्म दोगे, आप रखोगे। अब इसी के साथ में क्लियर कर देता हूं मैं आपका लिंटल, कि लिंटल क्या होता है। तो देखो जहां पे हमारी विंडो एंड कर रही है, मेरा विंडो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अब इसके ऊपर ही आप एक और बीम प्रोवाइड करते हैं, राइट, उसको आप कहते हो लिंटल। तो जैसे मान लो ये मेरा विंडो है, अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर एक मैं बीम प्रोवाइड करूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लिंटल। अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में वो आएगा तो और क्लियर आपको हो जाएगा। चलिए, तो लिंटल आ गया हमारा। तो अब हमने सिल तो समझ लिया कि बॉटम में होता है। अब देखो अब हमने क्या किया कि हमने एक बीम प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब यहाँ पे मटेरियल कुछ भी हो सकता है, टिम्बर वुड का भी हो सकता है बीम, आपका आरसीसी का भी हो सकता है, स्टोन का भी हो सकता है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पर ये जो बीम है, ये जो ग्रे कलर में है, ओके, इसको हम कहते हैं लिंटल। इसका पर्पस क्या है, देखो तो नीचे तो हमने क्या किया कि हमें एक बेस प्रोवाइड करना था, राइट, ताकि हमारे जो विंडो पूरा एकदम फ्लैट सरफेस पर अच्छे से रेस्ट कर ले। पर अब ये लिंटल का मेरा क्या पर्पस है, तो लिंटल का हमारा पर्पस होता है
कि अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो वॉल बनी है तो वो क्या करेगी, कुछ लोड आ रहा होगा उसके ऊपर, तो ये जो लिंटल होता है उस लोड को अपने ऊपर लेगा, अपने ऊपर लेने के बाद अपनी जो साइड वॉल्स है उन पर ये उसको ट्रांसफर करता है। ओके, इसीलिए हमें लिंटल को बनाना ही पड़ता है हर हाल में। तो आप देखो कि ये आपका क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, लिंटल है, और ये मेरा क्या है, विंडो है। क्लियर? तो लिंटल आप लोग समझ गए, हमेशा ओपनिंग के ऊपर होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज पैरापेट। पैरापेट क्या होता है? पैरापेट होता है आपका लो प्रोटेक्टिव वॉल। लो प्रोटेक्टिव वॉल क्या है कि छत पर अगर गए तो आप तो बड़े हो तो नहीं कूदोगे, छत से नहीं गिरोगे, लेकिन जो बच्चे हैं, राइट, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, तो हो सकता है कि वो छत से गिर जाए, तो उनको छत से गिरने के लिए, बचाने के लिए हम एक लो प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं, और उस वॉल को हम कहते हैं पैरापेट वॉल। तो उस वॉल को हम कहते हैं पैरापेट वॉल। जैसे ये मेरी टेरेस है, राइट, ये मेरा टेरेस है, तो अब मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दिया ताकि बच्चे खेलते रहे छत पे और गिरे नहीं, तो इस वॉल को हम कहते हैं पैरापेट वॉल। ओके, 3 फीट के आसपास आपको इसकी हाइट देनी पड़ती है जिससे बच्चे गिर ना जाए। अब ऐसा नहीं है कि पैरापेट वॉल आपका केवल टेरेस पर ही होगा, राइट, बालकनी में भी आप प्रोवाइड करते हो, तो रूफ पर या बालकनी में या प्रोवाइड करते हो। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ममटी। अब ममटी क्या होता है? तो देखो, ममटी बेसिकली एक रूम होता है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ममटी 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 क्या है। तो ममटी होता है आपका एक रूम, और इस रूम के अंदर कौन कैद है? इस रूम के अंदर होता है स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस को मैंने ऊपर से रूम से कवर क्यों कर दिया, उसको बंद करके रूम में क्यों कन्वर्ट करा है? तो देखो, अब अगर मैं इस रूम को हटा दूं, मान लो ये मैंने डिलीट कर दिया, तो क्या मेरा स्टेयरकेस ओपन है? अब क्योंकि स्टेयरकेस हर फ्लोर से कनेक्टेड है, तो बारिश आएगी, इफ इट रेन्स, तो रेन वाटर सारे रूम्स में जाएगा, सारे फ्लोर्स पर जाएगा, और अगर आंधी आएगी तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, वो भी सारे फ्लोर्स में जाएंगे। तो अब मैं अपनी बिल्डिंग के हर फ्लोर को बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, एक रूम बना देता हूं, और उसमें एक विंडो भी लगा देता हूं ताकि मुझे लाइट मिले, स्टेयरकेस के अंदर पूरा रोशनी रहेगी, लाइट मुझे मिलेगा, एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग वन डोर। क्यों? ताकि मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ अपने टेरेस को। तो इंडिया में आप जितने भी घर देखोगे, ममटी के ऊपर क्या करते हैं? ममटी के ऊपर पानी की टंकी रख देते हैं। ओके, तो ममटी क्या आपका? रूम दैट एनक्लोजेज योर स्टेयरकेस। एटिक। अब एटिक क्या होता है? तो स्लोपिंग रूफ का सपना तो आप सबका होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि बचपन से मेरा एक सपना था कि मेरे पास एक घर हो जिसमें ये स्लोपिंग रूफ हो, राइट। जो लोग लाइव क्लासेस हमारी अटेंड करते हैं उनको मैंने अपने सपने के बारे में काफ़ी बार बताया है। तो देखो, अब नहीं है, बचपन में था, तो मैं बचपन में हमेशा एक घर बनाता था इस तरीके से। ओके, कि ऐसा मेरे घर हो, उसमें एक डोर हो, राइट, यहाँ पे एक विंडो हो। तो ये जो आप देखते हो, ये जो स्लोपिंग साइड्स वाले रूफ्स, ओके, ये तो आप देखोगे कि ये जो हमारा रूफ है स्लोपिंग साइड्स वाला, अब इसमें कुछ ट्रायंगुलर स्पेस जैसा आपको दिख रहा है, राइट, ये प्रॉपर एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिखती है। तो ये जो ठीक आपकी स्लोपिंग साइड्स के नीचे वाला हिस्सा है, ये पूरा ट्रायंगुलर वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं एटिक। तो एटिक आपका क्या है? स्पेस बिलो द रूफ। तो ये आपका एटिक, राइट। तो ये वो एटिक वाला पार्ट है जो आप देख रहे हो। तो इसमें आप विंडो लगा सकते हो, राइट। जनरली हम इसको स्टोरेज के पर्पज से यूज करते हैं, बट इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप कैसे इस रूम को यूज करना चाहते हो। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर क्या है? तो काफी बच्चे पूछते हैं सर कैंटिलीवर बीम होता है या कैंटिलीवर स्लैब होती है? सर ये कैंटिलीवर का चक्कर क्या है? तो देखो, बीम भी आपका कैंटिलीवर हो सकता है, स्लैब भी आपकी कैंटिलीवर हो सकती है। कैंटिलीवर बेसिकली एक टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो कि एक साइड को, एक एंड को आप फिक्स करते हो। जैसे मान लो कि ये आपका एक बीम है, तो हमने क्या किया कि एक साइड मैंने फिक्स कर दिया, ओके, एफ रख सकते हैं। सेकेंड एंड को मैंने किया नॉन फिक्स्ड, बिल्कुल फ्री है, तो ये आपका रहेगा कैंटिलीवर बीम। अगर ये बीम है तो अगर आप मान लो स्लैब की बात करते हैं, जैसे ये वाला स्लैब है या ये बालकनी है आपका, राइट। बालकनी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैंटिलीवर डिजाइन का। तो अब देखो आप बालकनी में, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर फिक्स्ड है और यहाँ पर फ्री है, तो ये क्या है? कैंटिलीवर है। तो कैंटिलीवर क्या है? एक टेक्निक है, आपकी एक डिजाइन है। अब आप देखो कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल, यहाँ पे आप देखो ये बीम है, तो मैंने क्या किया? फ्री एंड फिक्स्ड है,
और ये क्या है, बीम। तो ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम भी हो सकता है, कैंटिलीवर स्लैब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैनोपी, अब ये कैनोपी बेसिकली क्या होता है, तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब मार्केट जाते हो तो आपने देखा होगा कुछ लोग एक टेंट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो टेम्पररी होता है, कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। तो आप देखोगे बहुत छोटा सा स्पेस होता है, ऊपर बेसिकली एक शेल्टर वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर नहीं देखा तो आपने बस स्टॉप तो देखा होगा, राइट, बस के लिए इंतजार करते हो, तो जिस बस स्टॉप पर आप बैठते हो वो क्या करता है, कुछ ऐसे होता है वो, राइट। तो इसके नीचे यहाँ पे कहीं आप ऐसे खड़े हो जाते हो, आप बस का आप वेट करते हो। तो ये जो आपको शेल्टर बना के दिया है इसको हम बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी क्या है, कैनोपी एक शेल्टर है, एक ओवरहेड स्ट्रक्चर है जो आपको रेन वाटर से बचाएगा, बारिश में आप नहीं भीगोगे, और दूसरा आपको गर्मी से बचाएगा, राइट। तो ये भी आपका कैनोपी है, ये आपका कैनोपी है, ये भी आपका कैनोपी है। क्लियर। अब कैनोपी आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड तो बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं आंगन। इसको अगर आप पुरानी हवेलीज में देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। आज के टाइम पे यूज़ थोड़ा कम हो गया है क्योंकि एसी आ गए हैं, राइट, और आपका एचवीएसी सिस्टम पूरा आ गया है। तो आज के टाइम में हम थोड़ा कम करते हैं क्योंकि ये एक पैसिव कूलिंग टेक्निक होती थी। तो अब आप इसमें देखो कि कोर्टयार्ड बेसिकली है क्या। तो आप देखोगे कि अगर कोई स्कूल है, राइट, तो हम स्कूल में क्या करते हैं कि बीच का एक ऐसा एरिया होता है जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होगा या सर्कुलर शेप में हो सकता है, वो बिल्कुल ओपन टू स्काई होता है। मतलब आप अगर उसके एरिया में खड़े होते हो तो आप पूरा आसमान देख सकते हो, प्रॉपर आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, रेन आपको वहां पे आएगा। तो इसको हम कहते हैं कोर्टयार्ड, यानी कि जो ओपन टू स्काई। बेसिकली ओपन टू स्काई मतलब इसमें छत नहीं होती, ये कवर्ड नहीं होता। तो अब आप देखोगे पुरानी जो हवेली होती थी उनमें क्या करते थे, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में हमें एक स्पेस देते थे जो ओपन टू स्काई होती थी। तो इसको हम कहते हैं कोर्टयार्ड। पर्पस क्या है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वेंटिलेशन आपको मिल रहा है, बारिश आएगी, धूप आएगी, रूम के अंदर से जो हॉट एयर होगा, यू नो कि, और आपको पता ही है दैट हॉट एयर हैज टेंडेंसी टू राइज अप, तो हमेशा ऊपर जाती है, ओके, तो वो इजिली एग्जिट कर सकती है। सो दिस इज योर कोर्टयार्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज कोपिंग। अब ये कोपिंग क्या होता है, तो अगर आपने अपना पैरापिट वॉल देखा है टेरेस पे, तो आप देखोगे कि ये जो हमारी पैरापिट वॉल है, ठीक है, तो इसके पैरापिट पे आप देखोगे कि हम एक स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाते हैं, ओके, या टाइल्स लगाते हैं या कोपिंग ब्लॉक्स लगाएंगे या कुछ स्पेशल ब्रिक्स लगाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, कोपिंग होती है। अभी आप समझाऊंगा पूरा डिटेल से आप समझोगे। तो आप देखोगे कि आपका जो पैरापिट वॉल होता है इस पर हम कुछ टाइल्स लगाते हैं, राइट, या कुछ ब्लॉक्स लगाते हैं जो जनरली आपके ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसा। अब जरूरी नहीं है कि शेप ट्रायंगुलर होगा, शेप आपका कर्व भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सेमी सर्कुलर, ऐसे भी हो सकता है। अब ये ऐसा हम लगा क्यों रहे हैं इसके ऊपर, तो उसका रीजन देखो ये होता है कि पहली बात कि अगर मैं कोपिंग को मैं नहीं लगाता, राइट, तो क्या होगा कि मेरी जो वॉल होगी वो एकदम फ्लैट होगी, राइट। मैं मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि मान लीजिए ये मेरी वॉल है, ठीक है, ये कट करके सेक्शन आपको दिख रहा है। अब जब भी रेन वाटर आएगा तो क्या होगा, ऐसे आएगा, ओके, और इस सरफेस पर कलेक्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो जो रेन वाटर है वो अंदर हमारी वॉल के अंदर जाएगा। तो फर्स्ट तो ये वो कॉमन बात है जो आप सबको पता है कि फ्लैट सरफेस है तो जो रेन वाटर है वो ड्रेन ऑफ नहीं हो पाएगा, ड्रेन नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, वॉल के अंदर जाएगी, और वॉल के अंदर अगर वो मॉइस्चर जाएगा, वाटर जाएगा, तो प्लास्टर अपनी स्ट्रेंथ लूज करेगा एंड देन आपका पूरा वॉल खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन ये। अब सेकेंड रीजन क्या होता है, सेकेंड रीजन होता है कि एक तो इससे बचना है, पर अब देखो, अब ये तो वो केस हो गया जब हम रेन वाटर से बचना चाह रहे हैं। अब ऐसा होता है कि जब आप देखोगे कि कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है जब रेन का सीजन स्टार्ट होता है, बारिश का सीजन आपको क्या है स्टार्ट होने वाला है, तो उस केस में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम होता है जब बारिश केवल 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स के लिए पड़ती है। तो पूरा साल मान लो कि आपकी जो वॉल थी ये फ्लैट थी, कुपिंग नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाएगी, राइट। जैसे मान लो मैंने क्या बनाया, ये मेरी वॉल है, ठीक है, अब ये मेरा वॉल है, ओके। तो अब मैंने क्या किया कि पूरा साल मेरा क्या है, यहाँ पर धूल जम जाएगी। अब क्या होगा,
15-20 सेकंड की बारिश होगी तो वो धूल क्या होगा, ऐसे आ जाएगी, और वो यहाँ पर आने के बाद ना बहुत ही गंदे लगने वाले निशान बना देगी, क्योंकि वो धूल क्या होगा, नीचे आएगी वाटर के साथ में और बारिश बंद हो जाएगी। तो वो जो मार्क्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, तो पूरा आपका पेंट खराब। तो आपको क्या करना है, ये भी आपको बचाना है, ये प्रोटेक्शन चाहिए, और आपको अपना पैरापेट वॉल के अंदर क्या करना है, मॉइस्चर को भी अंदर नहीं जाने देना है। तो इनके लिए आप क्या करोगे, इनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं कोपिंग। तो कोपिंग में क्या होता है कि अब आपका वाटर आएगा तो अच्छे से इजीली ड्रेन ऑफ हो जाएगा, तो ऐसे गिर जाएगा। सेकंड, अब अगर मान लो वाटर ऐसे आके डायरेक्शन चेंज भी करता है ऐसे, तो हम उसको नहीं चाहेंगे कि वो सीधा आए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ड्रिप बना दी, ग्रूव बना दिया, इसको हम थ्रोटिंग भी कहते हैं। तो ये थ्रोटिंग क्या काम करेगी, जैसे ही वाटर आएगा यहाँ पर तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, राइट, उसके अंदर इतना फोर्स नहीं होता, तो ये क्या करेगा, इसी पॉइंट से नीचे गिर जाएगा। तो मेरा वॉल से भी क्या है, वो दूर है। तो ये हमारा पर्पस होता है कोपिंग को प्रोवाइड करने का। ओके, सो कोपिंग इज अ प्रोटेक्टिव टॉप कवरिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ईव्स। अब ये ईव्स क्या होता है, तो देखो ईव्स आपका बेसिकली होता है ओवरहैंगिंग पोर्शन। अब जैसे मान लो कि मैं एक रूफ बना रहा हूँ, स्लोपिंग रूफ, तो ये मैंने बना दिया ऐसे करके, ऐसे, राइट। अब सिंपल सा अगर मैं दिखाऊं तो मान लो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक, तो इसमें ये जो वाला ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है ना, ये जो प्रोजेक्टेड है, इसको हम कहते हैं एव्स। जैसे आप देखो यहाँ पर, राइट, तो ये क्या है मेरा, ये राफ्टर्स ऐसे आ रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा पोर्शन जो बाहर निकल रहा है ना, इसको हम कहते हैं एव्स। ओके, ये आपको याद रखना है। तो देखो ये मेरी स्लोपिंग रूफ गई, ओके, दे, तो ये मेरा क्या है, ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हम कहते हैं ईव। तो ये मेरा ईव है, तो ईव क्या है, बेसिकली ओवरहैंग है, ये वाला पार्ट आपका जो बाहर निकल रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज परगोला। अब देखो परगोला बेसिकली क्या होता है, परगोला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपका हमेशा टॉप पार्ट से फुली कवर्ड नहीं होता, राइट। ये आपको लैंडस्केपिंग में या गार्डन्स में आपको देखने को मिलता है। अब इसका काम क्या है कि इसको जनरली हम डेकोरेशन के लिए बनाते हैं, गार्डन्स में आप बना सकते हो या आप अपने घर के टेरेस पे भी बना सकते हो, पर यहाँ पे आप देखोगे गार्डन में हम बना रहे हैं जिसपे वाइन्स बेसिकली जा सकते हैं। ओके, तो मेन पर्पस क्या है परगोला का, डेकोरेशन पर्पस है। गार्डन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, इसमें आपको कॉलम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे आपको कॉलम्स देख सकते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज गजेबो। अब ये गजेबो क्या होता है, तो देखो गजेबो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा टॉप से कवर्ड होगा। अगर मान लो आप चाहते हो कि आपका एक बड़ा सा घर हो और उस घर में एक बहुत बड़ा सा गार्डन हो, और उस गार्डन में बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे जब बारिश आए तो आप उस स्ट्रक्चर के अंदर बैठ के चाय पियो, राइट, तो टॉप से कवर्ड ऊपर आपको बाहर का नजारा दिखे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गजेबो। तो ये क्या होगा, टॉप से कवर्ड होगा, और नीचे क्या होगा कि यहाँ पे आप टेबल चेयर्स लगा सकते हो और चाय पी सकते हो। तो गजेबो क्या है कि आपका हमेशा टॉप से कवर्ड रहने वाला स्ट्रक्चर है, वरना आप परगोला में और गजेबो में कंफ्यूज हो जाओगे। गजेबो हमेशा टॉप से कवर्ड होगा, साइड्स हमेशा ओपन होंगी, राइट। सो दिस इज गजेबो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो कि चेयर्स है, तो इन पे आप बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, बारिश का मजा ले सकते हो। प्लाजा, अब प्लाजा क्या होता है, प्लाजा होता है आपका एक ओपन पब्लिक स्क्वायर। अब ओपन पब्लिक स्क्वायर क्या है, एक ऐसी स्पेस जो काफी बड़ी होती है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े मॉल्स होंगे, बड़ी बड़ी कमर्शियल शॉप्स होंगी, बैंक्स होंगे, राइट, मॉल्स होंगे, आपके शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही एक इतना बड़ा एरिया होगा जहाँ पे लोग आएंगे, कुछ लोग घूमने के लिए आएंगे, राइट, कुछ लोग मान लीजिए अपना पार्टी करने के लिए आ रहे हैं, कुछ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ वहाँ फन कर रहे हैं, कुछ गिटार प्ले कर रहे हैं। जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया एरिया है। जैसे आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली का जो कैन नॉट प्लेस है, सिटी है, दैट इज योर प्लाजा। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज प्लिंथ। अब प्लिंथ क्या होता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का, सर ये प्लिंथ होता क्या है। तो देखो आप सबसे पहले ना सिंपली इस बिल्डिंग को देखो, ओके। अब आप देखोगे कि इसका जो दरवाजा है, ये जो इसका डोर है, ओके, तो वो कुछ ऊंचा है। तो उसका फायदा क्या है कि मान लो कभी बारिश आई तो क्या होगा कि बारिश आएगी तो बारिश का पानी यहाँ तक आएगा, थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन कभी भी इतना ऊपर नहीं जा सकता कि इस दरवाजे के नीचे से, यहाँ पर कुछ गैप होता है ना, हमारे फ्लोर के और दरवाजे के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो उससे वो अंदर जा सके।
तो हमने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये जो रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं आपका प्लिंथ। तो प्लिंथ का काम क्या है कि अगर कभी बारिश होगी तो उस बारिश के पानी को हमारे फ्लोर के अंदर नहीं आने देगा, हमारे रूम के अंदर नहीं आने देगा, राइट। तो ये जो ग्रे कलर का आपको रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्लिंथ। ओके, तो आप देखोगे ना तो आपको ऐसे देखेगा, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से यहाँ तक आपका ये प्लिंथ है। ओके, अगर आप इस सेक्शन में देखोगे तो सेक्शन में आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग का सेक्शन लिया, सेक्शन कट किया है, एंड देन आप देखोगे कि अंदर से मैं समझा रहा हूँ, राइट। मान लो आप रूम के अंदर हो और ये आपका FFL है, यानी कि फिनिश्ड फ्लोर लेवल, जहाँ पे आपके टाइल्स लगे हैं। तो अब आप देखो कि एक तो हमारा ये फ्लोर लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ओके, तो ग्राउंड लेवल का हाइट मान लो आप 0 मान लो कि इसका जो लेवल है वो 0 है, और इसका मान लो 450 mm, ठीक है, ये मेरा 450 mm है इसका हाइट। तो अब ये हाइट में डिफरेंस क्या है, ये, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना आपका, ये आपका होगा प्लिंथ। क्लियर। तो जब आप अपने घर की सीढ़ियों में चढ़ते हो ना तो वो प्लिंथ की वजह से ही है, सीढ़ियां जाओगे ना, दैट इज योर प्लिंथ, ये वाला पोर्शन। फाउंडेशन, फाउंडेशन बिल्डिंग का एक ऐसा इंपॉर्टेंट बेस होता है जिसकी वजह से बिल्डिंग सरवाइव करती है। अगर फाउंडेशन वीक बना दोगे 2 दिन के अंदर बिल्डिंग गिर जाएगी, बन ही नहीं सकती। फाउंडेशन आपको हर स्ट्रक्चर के लिए बनाना ही पड़ता है। अब होता क्या है, देखो, एक तो बिल्डिंग का वो पार्ट होता है जो आपको दिखता है, ओके, तो बनने के बाद हमें क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अब एक ऐसा पार्ट होता है जो हमको दिखता नहीं है, उसको हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, जो आपका ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, मतलब यहाँ पे। तो अब इसी सब स्ट्रक्चर का पार्ट होती है आपका फाउंडेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, ये आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, बिल्डिंग का बेस, जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसफर करेगा सॉइल पर। क्लियर। तो ये क्या फाउंडेशन है। अब यहाँ पे आप देखो कि रेड कलर का जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज योर फाउंडेशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज राफ्टर। अब राफ्टर क्या होता है, राफ्टर होते हैं आपके इंक्लाइंड बीम्स, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड बीम्स आपके क्या है, राफ्टर्स। तो कोई भी आप स्लोप्ड रूफ बना रहे हो तो उसमें आपको स्लोपिंग बीम्स यूज करने पड़ते हैं, ये वाले, तो इनको आप कहते हो राफ्टर्स। ओके, तो राफ्टर में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको, ये आपके राफ्टर्स होते हैं जो स्लोपिंग बीम्स होते हैं। ये ट्रस। अब ट्रस क्या है, ट्रस बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको काफी सारे ट्रायंगुलर यूनिट्स देखने को मिलते हैं। आप ट्रस में कभी भी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ट्रायंगुलर यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हमें एक ट्रायंगल यूनिट बनाना है तो 3 मेंबर्स की जरूरत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगुलर यूनिट को बनाने के लिए अगर आप उस रूल को फॉलो करोगे तभी वो ट्रस होगा, राइट। तो कैसे, तो मान लो मैं इस ट्रायंगुलर यूनिट की बात कर रहा हूं, तो इस मेंबर का मान लो A1 नाम है, इसका A2 और A3। तो A1 A2 A3 ये सेम मटेरियल के होने चाहिए, सेम इनका स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी आपका ये बनेगा ट्रस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक आपने स्टील का बना दिया, एक आपने लकड़ी का बना दिया, एक आपने कोई और मेटल ले लिया जो बहुत स्ट्रेंथ में कम है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप ट्रस नहीं बोलोगे, राइट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सस्पेंशन ब्रिज की फोटो ले आते हैं या कोई और ब्रिज की फोटो ले आते हैं, केबल स्ट्रेट ब्रिज की, बोलते हैं सर इस ब्रिज में भी तो ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो नहीं, तीनों मेंबर्स के पास सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए और मटेरियल भी सेम होना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर ट्रस। तो यहाँ पे आप देखो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, मटेरियल सेम है, सेम स्ट्रेंथ है, ट्रस है। शाफ्ट। अब शाफ्ट बेसिकली क्या होता है, तो शाफ्ट एक वर्टिकल एनक्लोज्ड स्पेस होती है। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग देखोगे, मान लो आप उसमें एक लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो लिफ्ट के लिए जो आप रूम बनाओगे ना उसको आप बोलोगे शाफ्ट, क्योंकि लिफ्ट उसके अंदर रहेगी। अब ये तो हो गया लिफ्ट के लिए। अगर मान लो आप बना रहे हो वेंटिलेशन के, तो राइट, बिल्डिंग में वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, तो आप शाफ्ट बना रहे हो, तो सारी विंडोज के लिए आपने वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग उधर दे दी, तो ये आपका शाफ्ट है। यहाँ पे भी आपका शाफ्ट हो गया। तो ये जो रेड पोर्शन है, तो ओके, इसको हम कहते हैं शाफ्ट।
तो डक्ट के पर्पज से आप बना रहे हो, राइट, पाइप्स के लिए बना रहे हो कि उसके अंदर पाइप्स जा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो योर शाफ्ट, ठीक है। तो इट कैन हाउसेस पाइप्स, इट कैन हाउसेस डक्ट्स, एलिवेटर्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। ट्रांसम, अब ट्रांसम क्या होता है, कोई भी विंडो आप देखोगे, अब ये विंडो ले लो, तो ये मेरा विंडो कहाँ से है, यहाँ तक ये मेरा एक विंडो है। अब इस विंडो को आप देखो, दो ऐसे पोर्शन है इस विंडो के अंदर जो इस विंडो को डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन की, राइट। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या कर रहा है, विंडो को डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन या कोई भी हॉरिजॉन्टल बार जो विंडो को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसम। तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय ट्रांसम। तो यहाँ पे आप देखो ये मेरी विंडो है, तो ये इसने इसको डिवाइड किया, तो दिस इज माय ट्रांसम। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज मलियन। अब ये मलियन क्या होता है, तो देखो विंडो को वर्टिकल भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो मेरा विंडो है, ओके, इस विंडो में आप देखो कि इसको वर्टिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वर्टिकली अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मैंने आपने देखा कि एक मेंबर बनाया, एक वर्टिकल बार बनाई जो क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। तो इसको हम कहते हैं मलियन। तो मलियन क्या होगा, आपका वर्टिकल मेंबर होगा, ओके। अब देखो, तो ये मेरा एक बड़ा सा विंडो था, ओके। अब इस विंडो को हमने क्या किया, इस विंडो में हमने एक वर्टिकल मेंबर दिया, तो इसको हम बोलेंगे मलियन। अब काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर मलियन तो वो हो गया जो आपने बोला कि विंडो के एकदम बीच में होगा, राइट, जो पूरा विंडो को डिवाइड करेगा। तो सर फिर ये वाले क्या होंगे, तो देखो ये जो छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मंटिन, ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मंटिन, जो वर्टिकल है उसको बोलेंगे वर्टिकल मंटिन। बीडिंग, अगर हमें एक विंडो के अंदर ग्लास को फिक्स करना है ताकि वो वाइब्रेशन की वजह से टूट ना जाए, तब हम यूज करते हैं एक रबर, राइट, जिसको हम कहते हैं बीडिंग। तो बीडिंग क्या है, बेसिकली रबर की एक स्ट्रिप होती है। तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर की जो स्ट्रिप दिख रही है, इसको हम कहते हैं बीडिंग, राइट। तो इसका काम क्या होता है बीडिंग का, कि ये हमारे ग्लास को प्रॉपर फिक्स करके रखती है ताकि अगर वाइब्रेट हो तो ये रबड़ की है तो उन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी। बलूस्टर, अब ये बलूस्टर क्या होता है, तो रेलिंग बना रहे हो तो आपने उसमें कुछ ऐसे वर्टिकल मेंबर्स देखे होंगे, तो इन वर्टिकल इंडिविजुअल मेंबर्स को हम कहते हैं बलूस्टर। अब काम क्या होता है, रेलिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे आप ये देखो, तो ये सब क्या है हमारा, ये बलूस्टर्स है, ठीक है। ये सब क्या है हमारा, बलूस्टर है। तो सर फिर ये बलूस्ट्रेड क्या है, तो बलूस्ट्रेड हम बोलते हैं पूरे सिस्टम को जिसके अंदर आप ऐड करोगे बलूस्टर्स प्लस रेलिंग्स, ठीक है, प्लस नवल पोस्ट, इस पूरे सिस्टम को आप बोलोगे बलूस्ट्रेड। गॉट इट। अब काफी सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि सर ये जो बलूस्टर्स है ये इसी शेप में होंगे या हमारे घर में जो रेलिंग है वो इस टाइप की है, तो सर ये बलूस्टर नहीं, वो आप पे स्पिंडल्स होते हैं, ओके। तो बलूस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो काफी मोटे होते हैं और काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। पुरानी हवेलीज में आप देखोगे वहां पे आपको ज्यादा मिलते हैं, राइट। और अगर हम बात करें स्पिंडल्स की तो ये सिंपल होते हैं और ये बहुत पतले होते हैं, थिनर पोस्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड बेसिकली स्टेप का हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। अब मान लो मुझे ऊपर जाना है तो मैं स्टेयरकेस के थ्रू जाऊंगा, तो ये जो मेरा स्टेप है तो इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसको हम कहते हैं ट्रेड, राइट। अगर मुझे ऊपर जाना है तो कैसे करना पड़ेगा, मुझे इस पैर रखना पड़ेगा, तो द पार्ट ऑन विच यू कीप योर फुट इज कॉल्ड ट्रेड, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट जिस पर आप अपना पैर रखोगे इसको आप कहोगे ट्रेड। राइजर, अब आप देखो कि ये मेरा क्या था, जिस पर मैं अपना पैर रखता हूँ, ट्रेड। अब दो ट्रेड्स के बीच में जो वर्टिकल मेंबर होता है इसको हम कहते हैं राइजर, राइट। तो ये भी मेरा राइजर है, यहाँ पे मेरा राइजर होगा, ये भी मेरा राइजर है, ये भी। तो वर्टिकल मेंबर क्या है, राइजर है, और ट्रेड क्या आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर। सेटबैक, अब ये सेटबैक क्या होता है, तो देखो अगर आपने कोई भी प्लॉट खरीदा, मान लो 50 फीट बाय 100 फीट, तो अब ऐसा तो नहीं कि उस पूरे प्लॉट पर ही आप अपना मकान बना दोगे, नहीं, आप अपने लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, बैक में कुछ स्पेस हमेशा छोड़ते हो, राइट। अब जैसे मान लो ये मेरा प्लॉट है, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये मेरा प्लॉट मैंने खरीदा, ओके। तो अब मैं इसमें कुछ पोर्शन छोड़ूंगा, मतलब आगे से मान लो मैं जितना भी छोड़ूँ, राइट, यहाँ से जितना भी, राइट,
कुछ स्पेस हम छोड़ते हैं, तभी हम उस स्पेस को छोड़ने के बाद अपना बिल्डिंग बनाते हैं। तो अब मान लो ये मेरी प्लॉट लाइन थी, ओके, तो मैंने यहाँ से इस अपनी बाउंड्री लाइन से 4 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा, तो ये जो 4 मीटर है इसको हम कहेंगे, इस स्पेस को, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जो हमने छोड़ा है, इसको हम बोलेंगे सेटबैक। सो नाउ यू कैन से द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द प्लॉट लाइन एंड द स्ट्रक्चर लाइन इज कॉल्ड सेटबैक। कि जो आपका स्ट्रक्चर है और जो आपकी प्रॉपर्टी लाइन है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हो सेटबैक। अभी आपका सेटबैक क्या है, ये मेरा प्लॉट लाइन, ये मेरा मेन स्ट्रक्चर, तो ये मेरा क्या है सेटबैक, ये मेरा सेटबैक है, ओके। तो ये सब हमारा सेटबैक है जो हमने एरिया छोड़ा है। प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया होता है कि जितने का आपने पैसा दिया है, राइट। अब मान लो ये मैंने एक प्लॉट खरीदा आपने, ओके, ये तो पूरे में तो एकदम नहीं बना लोगे, राइट। आप अपने स्ट्रक्चर या तो इतने एरिया में बनाओगे, सेटबैक आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके। ये पूरा जो आपका लॉट एरिया है, जितने का आपने अमाउंट पे किया है, जितना आप तो की जमीन है, जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये जो डार्क ग्रीन है ना, इसके आपने पूरे पैसे दिए हैं। मान लो ये आपका 50 फीट है, ये आपका 100 फीट है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर प्लॉट एरिया, मतलब आपका टोटल प्रॉपर्टी जो कि टोटल लैंड है, ओके। कारपेट एरिया, अब देखो कारपेट एरिया को सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो मान लो कि आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, राइट, और ये आपके घर का मैप है। अब इसमें आप देखोगे कि ये पोर्शन आपको जो ग्रीन में दिख रहा है, राइट, ये वो एक्चुअल पोर्शन है जो आप यूज करोगे, राइट, जिसको आप यूज कर सकते हो, जो आपका खुद का अपना है। जैसे ये आपका बेडरूम, राइट, ये टॉयलेट, ये किचन, राइट, और ये आपका लिविंग डाइनिंग, ये आपका बालकनी, ये आपका खुद का क्या है, पर्सनल है। तो ये जितना भी आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, दिस इज योर कारपेट एरिया। इसमें आप एक्चुअली में कारपेट को लेकर सकते हो। कारपेट एरिया में बस आपको ध्यान रखना होगा कि हम इसमें कभी भी वॉल्स को इंक्लूड नहीं करते। वॉल का जो एरिया होगा हम उसको कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जितना भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिस इज योर कारपेट एरिया, ओके। यहाँ पे आप देखो कि मैंने जो लिफ्ट का एरिया था उसको काउंट नहीं किया कारपेट एरिया में, क्योंकि लिफ्ट आपका नहीं है, ओके। लिफ्ट को सब यूज करेंगे, वो कॉमन एरिया है। तो लिफ्ट की लॉबी होगी या कॉरिडोर होगा जिसको सब यूज करेंगे, वो आप इसमें काउंट नहीं करोगे। कारपेट एरिया में जो सिर्फ आपका अपना पर्सनल है वो आप काउंट करोगे, और वॉल्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। आप इसको थोड़ा बड़े लेवल पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि आप देख रहे हो कि आपको ग्रे कलर की वॉल्स दिख रही हैं, तो ये वाला वॉल्स आप क्या करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे, राइट। कारपेट एरिया में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, जो आपको थोड़ा लाइट ब्लू कलर में एरिया दिख रहा है इसको आप काउंट करोगे, राइट। ये अब ये बालकनी क्या है, कॉमन हो सकती है, राइट। यहाँ पे अभी आगे का मैप नहीं है तो इसी वजह से इसको नहीं रखा गया है। तो ये आपका क्या है, कॉमन होगा, इसी वजह से नहीं है। तो जो आपका अपना पर्सनल है, वॉल्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज योर कारपेट एरिया। बिल्ट अप एरिया, अब कारपेट एरिया में अगर आप वॉल्स का भी एरिया ऐड कर दोगे तब वो बन जाता है आपका बिल्ट अप एरिया, राइट। तो कारपेट एरिया आपने ब्लू लिया एंड देन आपने क्या किया, वॉल्स का ब्लैक एरिया ले लिया, डार्क ब्लू। दिस इज योर बिल्ट अप एरिया। सॉरी मैंने इसको ब्लैक बोला, ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू है, बट वो लग रहा है यहाँ पे, राइट। तो कारपेट एरिया प्लस वॉल्स का एरिया, तो ये हो जाता है आपका बिल्ट अप एरिया। तो अभी आप सबने देखा था कि हमने जब कारपेट एरिया की बात करी तब हमने वॉल्स को इंक्लूड नहीं करा था, फिर जब हमने बिल्ट अप एरिया की बात करी तो हमने वॉल्स को इंक्लूड कर लिया था। लेकिन उन दोनों में भी हमने क्या किया कि जो हमारा कॉमन एरिया था उसको हमने स्किप करा था। तो जो आपका सुपर बिल्ट अप एरिया होता है, इसमें आप क्या करोगे, जो कॉमन स्पेसेस होते हैं उनको भी काउंट करोगे। जैसे मान लो आपका पूल है, उसको भी आप ऐड करोगे, आपकी पार्किंग है वो भी आप ऐड करोगे, राइट। जो कॉमन लिफ्ट है, कॉरिडोर है, लिफ्ट लॉबी है, जितना भी आपका कॉमन होता है वो आप इसमें ऐड करते हो। तो क्या हो गया, आपका कारपेट एरिया प्लस वॉल्स को ऐड किया तो बिल्टअप एरिया हो गया, फिर आपने कॉमन कर लिया, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें वॉल इंक्लूड नहीं है वो आपका कारपेट है, जिसमें वॉल इंक्लूडेड है वो आपका बिल्टअप है, जिसमें कॉमन एरिया, कारपेट एरिया, वॉल्स इंक्लूड है, दैट जो सुपर बिल्टअप एरिया। एफएआर क्या होता है, तो देखो एफएआर होता है फ्लोर एरिया रेशियो। अब एफएआर बेसिकली क्या होता है, ये एक नंबर होता है, मतलब हमें एक नंबर दे देंगे, मान लो 1 दे दिया,
2 दे दिया या 1.5, ये कुछ ऐसे वैल्यू दे देते हैं। तो ये जो है आपका नंबर, ये आपका FAR है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। तो FAR इक्वल्स टू ग्रॉस फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल लॉट साइज। अब मुझे मान लो कि मेरी गवर्नमेंट ने दे दिया, लोकल गवर्नमेंट ने, कि आपका जो FAR है वो है 2, ओके। और अब आप कितना फ्लोर्स बना सकते हो, कितना एरिया आप कवर कर सकते हो, कितना आपका ग्रॉस फ्लोर एरिया रहेगा। अब टोटल मेरा मान लो प्लॉट साइज था 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये मेरा कितना निकलेगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लो मेरा FAR 2 है, ओके, और मेरा ग्रॉस फ्लोर एरिया मुझे निकालना है, और मेरा प्लॉट एरिया कितना था 100। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल मेरा ग्रॉस फ्लोर एरिया कितना निकलेगा 200 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जितना भी कवर करके बनाऊंगा वो 200 स्क्वायर फीट तक ही होना चाहिए। इससे आप ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हो, इससे आप ज़्यादा नहीं बना सकते। अब इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इसको देखो कि मान लो कि जो मेरी वैल्यू आई थी 200, वो ये था। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा 200 एक ही फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पर ही यूज करना चाह रहा हूं, तो मैंने पूरा प्लॉट अपना कवर कर लिया और 200 मेरा बन गया। अब अगर आप इसको देखो तो मैंने यहाँ पे 50% कवर किया है, ओके, बट 2 फ्लोर्स बनाए, 100 और 100 हो गया मेरा, तो ये 200। तो आप इनमें जितना भी आप देखोगे फ्लोर एरिया जो होगा आपका ग्रॉस, वो आपका 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में FAR। तो FAR हो या फिर FSI हो, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू भी आपकी सेम होती है। मेज़नाइन फ्लोर, मेज़नाइन फ्लोर होता है आपका इंटरमीडिएट फ्लोर। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपका एक घर है, आपका एक रूम है जिसमें आपने स्लैब दे दिया, राइट। अब आप चाहते हो कि बीच में भी एक इंटरमीडिएट फ्लोर हो, उसको आप यूज़ करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, राइट, कि मैं स्टोरेज के लिए उसको यूज़ कर लूँगा या स्टडी के पर्पज से। तो इसी इंटरमीडिएट फ्लोर को हम कहते हैं मेज़नाइन फ्लोर। पोर्च, अब देखो पोर्च क्या होता है, पोर्च होता है आपका कवर्ड एंट्रेंस, राइट। अगर मान लो ये मेरा घर है, तो मैं इसका ये एंट्रेंस है, तो मैंने इसको क्या किया, कवर कर दिया, कि जब कोई भी आएगा एंट्री लेगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरा एंट्रेंस कवर्ड है कि बारिश से वो नहीं भीगेगा, ओके। अब मैं उसमें कॉलम्स लगा सकता हूँ, राइट, इस तरीके से कुछ स्टेप्स भी मैं दे सकता हूँ। तो ये मेरा पोर्च है, ओके। तो ये भी आपका क्या है, पोर्च है। अब पोर्च जो जनरली होता है उसके अंदर हम सिटिंग अरेंजमेंट दे देते हैं, मतलब दे सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि आपने क्या किया, सोफा लगा दिया, टेबल्स लगा दिया, आप चाय पी सकते हो, राइट। सो दिस इज योर पोर्च। फॉयर, द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज फॉयर। तो जैसे आप अपने घर के अंदर जाते हो, मान लो आप बारिश में भीगते हुए आ रहे हो स्कूल से या कॉलेज से, और आपकी मम्मा ने गेट ओपन किया, एंड देन गेट ओपन करने के बाद आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हो इस एरिया में, राइट। अपना अम्ब्रेला रखते हो एक साइड में, टावल से अपने आप को पहुँचते हो। तो ये जो बेसिकली एक रेस्ट एरिया होता है हमारे घर के एंट्रेंस के ठीक अंदर आते ही, तो इसको हम कहते हैं आपका फॉयर, ओके। ये हम सब मेन एंट्रेंस के पास होता है, क्लियर। अब इसका रोल क्या है कि बेसिकली आप जब एंटर करो तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ। पाउडर रूम, अभी पाउडर रूम क्या होता है, तो पाउडर रूम बेसिकली एक ऐसी टॉयलेट होती है जो स्पेशली हम गेस्ट के लिए डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप प्लान देखो, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक टॉयलेट शीट लगाई हुई है, राइट। इसके बाद हमने एक बेसिन लगाया हुआ है हैंड वॉश करने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है जनरली इतना ही होता है। क्या होगा आपके पास, एक टॉयलेट शीट होता है एंड देन एक सिंक होगा, बस ये दो होता है। अगर हार्डली कोई एक्सेप्शन हो तब शावर एरिया कोई दे सकता है, बट जनरली जो गेस्ट के लिए होता है तो हम यही प्रोवाइड करते हैं, एक शीट प्रोवाइड करेंगे और एक वॉश बेसिन प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो दिस इज योर पाउडर, मतलब ऐसे कह सकते हो एक टॉयलेट जिसको केवल गेस्ट के लिए बनाया जाता है स्पेशली, उसको हम कहते हैं पाउडर रूम। टाइल ड्रॉप, अभी टाइल ड्रॉप क्या होता है, तो देखो टाइल ड्रॉप बेसिकली क्या होता है, ये एक वर्टिकल हाइट का डिफरेंस है। देखो अगर मान लो कि ये मेरे घर का मेन फ्लोर है, ओके, ड्राइंग रूम का या मेरे बेडरूम का, अब मेरे बेडरूम से मेरा एक टॉयलेट भी अटैच है ये, तो अब इन दोनों के फ्लोर्स में कुछ गैप होना चाहिए, राइट, कुछ हाइट में कुछ डिफरेंस होना चाहिए लेवल में। तो इसी वर्टिकल ऑफसेट को हम कहते हैं आपका टाइल ड्रॉप। अब ऐसा क्यों है कि ये क्यों होना चाहिए, तो देखो अब ये मान लो मेरा एक अलग फ्लोर लेवल है, ठीक है,
मेरा बेडरूम का है और ये मेरा आपका टॉयलेट का है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कभी नहा रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ या मैं बाथरूम को क्लीन कर रहा हूँ तो मुझे पानी से इसको धोना पड़ेगा। अब वाटर अगर ये लेवल सेम होगा तो इसको क्रॉस करके बाहर आ जाएगा, तो ड्राइंग रूम बेडरूम सब में वो गंदा पानी चला जाएगा। तो इसी वर्टिकल हाइट को हम क्या कहते हैं, टाइल ड्रॉप। द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज रेज। अब रेज क्या होता है, रेज आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे मेरा ये एक स्लोपिंग रूफ है तो इस पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, ओके, जहां पर हमारी दो स्लोपिंग साइड्स मिलती हैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे हमारा स्लोपिंग साइड्स मिलती हैं इसको हम कहते हैं रिज। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रिज हम इसको बोलेंगे, नहीं, क्योंकि ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट ये वाला है आपका, ओके। तो ये आपका रिज नहीं है, ये रिज नहीं है, ये कुछ भी रिज नहीं है। रिज होता है जहां पे आपके स्लोपिंग साइड्स मिलती है और वो सबसे टॉप पे होता है, ओके। सो दिस इज योर रिज। नाउ द लास्ट टर्म वी हैव इज एक्सपेंशन जॉइंट। अब ये एक्सपेंशन जॉइंट बेसिकली क्या होते हैं, ये कभी कभी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए बनाए जाते हैं और इसके साथ ही जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं वो इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो टिम्बर हो या फिर वो आरसीसी हो, सारे मटेरियल्स थोड़ा बहुत एक्सपेंड करते हैं। तो जब वो एक्सपैंड करते हैं तो वो जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है, राइट, स्ट्रक्चर डैमेज होता है। तो अगर आप देखोगे, अगर आप किसी भी ब्रिज में गए हो, किसी भी आप ब्रिज पे गए हो, किसी पुल पर आप गए हो, तो आप देखोगे कि उसके बीच में ना ऐसे कुछ जॉइंट्स बने होते हैं, राइट। अब क्या होगा, अगर ये मटेरियल एक्सपैंड करेगा, ये करेगा, तो ये जॉइंट फिल हो जाएगा, राइट। तो इन्हीं जॉइंट्स को हम कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स, ठीक है। तो ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी होते हैं। मान लो अगर हमें इसको तोड़ के कुछ और ऐड करना है, राइट, फ्यूचर के लिए कुछ और चेंजेस लाने, तब फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। और दूसरा, मटेरियल अगर एक्सपैंड हो तब उस मटेरियल को एक्सपैंड होने से उसका स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, राइट, शेप डिस्टॉर्टेड ना हो जाए, उसके लिए हम एक्सपेंशन जॉइंट्स देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आज आपने वो सारे टर्म्स सीख लिए जो आपकी नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। एंड आई होप कि आप सबने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा और सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख रहे होंगे, राइट। मुझे अच्छे से पता है आप लोग कमेंट भी करते हो, सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं और उनके डिफरेंट डाउट्स हैं। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं कि यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना और वो भी एग्जाम से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पूरी कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाए, आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, लेकिन फिर भी एक टॉपिक को अगर हम करते हैं तो उसमें सब कुछ कवर नहीं कर पाते डिटेल में। लेकिन आपको एग्जाम के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। और अगर आप केवल कुछ ही पॉइंट्स को पढ़ोगे, केवल यूट्यूब पर इन्हीं वीडियोस को देखकर रह जाओगे, तो फिर आप एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम में एक्सेल करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि हम घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हो कि अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का दूसरा मेथड है हमारी वेबसाइट। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ssacinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो तो होम टैब पर आपके सामने एक टैब ओपन होती है येलो कलर की। अब आपको करना इतना है कि आपको बुक अ फ्री डेमो क्लास टैब पर क्लिक करना है और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और इस फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आप किस ईयर में हो, आप 11th कर रहे हो या फिर आप 12th कर रहे हो, और जैसे ही आप ये डिटेल फिल करते हो तो हम आपके लिए बुक कर देते हैं फ्री डेमो क्लास। आप उस फ्री डेमो क्लास को जरूर अटेंड करो, आप देखो, समझो और जो भी आपके डाउट्स है आप वो डेमो क्लासेस में पूछ भी सकते हो। तो चलो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाओ, हमें कॉल करो या फिर लैपटॉप से अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।